पॉलिटिकल साइंस को समझने वाले हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे को देखेंगे। अभी तक हमने जो ये चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, इसका पार्ट 1, 2 एंड 3 अपलोड कर दिया है। ये जो वीडियो है ये इसका पार्ट 4 है, ठीक है। तो इनके जो लिंक है आगे की जो वीडियो थे उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस चैप्टर के अगर आपको नोट चाहिए, ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही सीधे नोट्स तक पहुंचने की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर विजिट करें। तो चलिए चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। पार्ट 3 में हमने समझा कि किस तरीके से संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। पूरा का पूरा जो इस चैप्टर का पार्ट 3 है उसमें हमने यही देखा है कि किस तरीके से हमारी जो संविधान सभा है वो बनी। संविधान निर्माण के लिए जो हमें सबसे जरूरी चीज चाहिए थी संविधान सभा, अब वो बन चुकी है। अब उसके बाद संविधान किस तरीके से निर्मित होता है, कितने दिनों में बनकर तैयार होता है और इस बीच क्या क्या घटनाएं होती है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो अब हम समझने वाले हैं संविधान सभा के स्वरूप को। किसको? संविधान सभा के स्वरूप को। आप सबको पता है हमारा संविधान सभा ने बनाया और पार्ट 3 में हमने अच्छे से समझा कि किस तरीके से संविधान सभा बनी। अब जैसे ही संविधान सभा बन जाती है तो हमारी पहली बैठक होती है। याद रखना, हमारी पहली बैठक होती है संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन होती है? 9 दिसंबर 1946 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में बन के आएगा कि हमारी पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, ठीक है। देखो अब पहली बैठक होती है, अब क्या होता है इस बैठक में जो हमने पार्ट 3 में देखा ना कि सदस्य चुने थे, ठीक है। 389 जो हमारे टोटल सदस्य हमने चुने थे उसमें से जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ठीक है, मुस्लिम लीग मुस्लिम समुदाय की एक संगठन था, एक समुदाय था, तो उसके जो सदस्य थे वो संविधान सभा में नहीं आए। इस दिन पहली बैठक जो हुई थी ना 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन उस बैठक में मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान सभा में क्या गए? नहीं आ पाए, ठीक है। नहीं आ पाए, नहीं आए, मतलब उनके पास कोई मजबूरी नहीं थी, वो जानबूझकर संविधान सभा की पहली बैठक में नहीं आए सदस्य होते हुए भी। और वो नहीं आए तो जब पता चला कि मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आ रहे तो उनसे रीजन पूछा गया कि आप संविधान सभा के सदस्य के रूप में क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा हमें इस संविधान सभा का अंग नहीं बनना, हमें क्या चाहिए? हमें अपना अलग पाकिस्तान चाहिए। और उन्होंने पाकिस्तान की मांग रख ली। तो इधर हमने हमारी संविधान सभा को बनाया ही था, बना के हमारी पहली बैठक शुरू ही होती है कि इधर मुस्लिम लीग जो होती है वो पूरी तरीके से पलट जाती है और कहती है कि हमें इस संविधान सभा में नहीं रहना, हमें एक अलग देश चाहिए, एक अलग हमारी संविधान सभा चाहिए जो हमारे पाकिस्तान की संविधान को बनाएगी, ठीक है। ऐसी मांग किसने रख ली? मुस्लिम लीग ने रख ली। परंतु शुरुआत में मुस्लिम लीग की इस मांग को बिल्कुल भी नहीं माना गया। अलग देश बनाने की इस जो विचारधारा थी इसको किसी ने भी शुरुआत में सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। बाद में क्या होता है, मुस्लिम लीग अपनी जीत पर अड़ जाता है तो आखिर में कांग्रेस मान जाती है और जो ब्रिटेन की संसद है वो भी मान जाती है 2 अलग-अलग देश बनाने के लिए। और 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना आती है, जिस तरीके से कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन की संसद से। जिस तरीके से हमारा देश जो है उसकी संविधान सभा, भारत की संविधान सभा बनाने के लिए कैबिनेट मिशन योजना आई ना, उसी तरीके से भारत का विभाजन करने के लिए भी कैबिनेट मिशन योजना आती है। कब आती है? 3 जून 1947। याद रखना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि माउंटबेटन योजना कब आई थी? तो 3 जून 1947 को। इस योजना के द्वारा क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। तो इस तरीके से पाकिस्तान की मांग जब मुस्लिम लीग करता है तो माउंटबेटन योजना ब्रिटेन से भेजी जाती है और इस योजना के अनुसार भारत का विभाजन होता है और भारत के 2 टुकड़े हो जाते हैं और 2 बनते हैं देश, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। अभी हमारी पहली बैठक ही होती है और भारत का विभाजन हो जाता है और भारत पाकिस्तान नाम से 2 नए राष्ट्र उभर कर आते हैं, 2 नए राष्ट्र बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि ये हमारा विभाजन हो चुका है, ठीक है। अब विभाजन के कारण क्या होता है, जो हमारे 389 सदस्य थे ना, 389 मेंबर थे हमारे संविधान सभा के। मैंने आपको कल बताया था ना, कुल हमारे संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। तो ये जो
जो इलाका पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया, वहाँ के जो सदस्य थे, वहाँ से जो चुनकर सदस्य आए थे वो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। इसलिए भारत की संविधान सभा में जो 389 सदस्य थे वो कम होकर अब हो गए 299 सदस्य। तो ये हमारे संविधान सभा में अब वास्तव में कितने सदस्य रह गए, 299 सदस्य। ठीक है, अब इन 299 सदस्य में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो अनुसूचित जाति है ना, उसके 28 सदस्य थे। क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति के कितने सदस्य थे, तो आप बोल सकते हैं अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे। ठीक है, तो अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे। अब कुल 299 यानी कि 299 सदस्य ही वास्तव में हमारे संविधान सभा में रह गए थे। अब इन्हीं सदस्यों ने मिलकर क्या किया, हमारे संविधान का निर्माण किया। तो चलिए आगे देखते हैं। 28 सदस्य तो अनुसूचित जाति के थे हमारे बचे हुए जो सदस्य थे उनमें से, और बाकी जो सदस्य थे वो कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इसलिए कहा गया कि विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था, उसे 82% ठीक है सीटें प्राप्त थी। यानी कि टोटल जो मेंबर थे उनमें से कुछ 28 सदस्य तो अनुसूचित जाति के थे, बाकी चले गए पाकिस्तान में। अब जो बाकी बचे उनमें से ज्यादातर कौन थे, कांग्रेस के लोग थे। ठीक है, क्योंकि हमारी आपको बताया हमारी राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ, हमने जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, इसमें जितने भी नेता थे वो ज्यादातर किस पार्टी से संबंध रखने वाले थे, कांग्रेस से संबंध रखने वाले थे। इस कारण संविधान सभा में भी ज्यादातर किसका वर्चस्व था, वर्चस्व का मतलब होता है प्रभाव, शक्तिशाली कौन था, कांग्रेस था। ठीक है, तो कांग्रेस के ही ज्यादा सदस्य यानी कि 82% सदस्य जो थे वो संविधान सभा में कांग्रेस के थे। तो ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू बन सकता है इसका भी कि कितने सदस्य कांग्रेस के या कितने प्रतिशत सीटें संविधान सभा में कांग्रेस की थी, तो 82% सीटें थी। इसीलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भारत का संविधान सभा ने नहीं बनाया बल्कि कांग्रेस ने बनाया, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति के सदस्य थे, महिलाएं थी, इस तरीके से बहुत विचारधाराएं और बहुत अलग अलग प्रकार के गुटों से मिलकर हमारी संविधान सभा बनी थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ कांग्रेस की बनाई हुई हमारा संविधान है या संविधान सभा है। तो उस पॉइंट पर भी हमें नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि हाँ कांग्रेस का वर्चस्व था, 82% जो सीटें थी वो कांग्रेस की थी। चलिए इतना समझ लिया हमने। तो इससे हमें क्या समझ आया कि संविधान सभा जो थी उसकी जब पहली बैठक होने लगी तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, मना बोल दिया कि हम इस सभा में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम एक अलग पाकिस्तान की मांग चाहते हैं। और इसीलिए फिर माउंटबेटन योजना आती है जिसके तहत भारत का विभाजन होता है और भारत और पाकिस्तान दो नए देश उभर के आते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे 389 वो कम होकर 299 रह जाते हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के 28 सदस्य रहते हैं और 82% सीटों पर किसका अधिकार होता है, कांग्रेस का। ठीक है, तो ये हमारी संविधान सभा का नया प्रारूप रहता है। अब ये हमारी संविधान सभा का ऐसा क्या रहता है, स्वरूप रहता है। ठीक है, अब संविधान सभा का स्वरूप समझ लिया। अब समझते हैं संविधान सभा की कामकाज की शैली। अब संविधान सभा काम कैसे कर रही थी, जैसे उसने हमारा संविधान बनाया तो उसने किस तरीके से काम किया। तो हमारे संविधान सभा की जो कामकाज की शैली थी वो थी विचार विमर्श की। यानी कि ऐसा नहीं किया हमारे संविधान ने कि कोई भी बिंदु या कोई भी पॉइंट उठाया और इसको सीधा संविधान में लिख दिया। हर एक पॉइंट पे बहुत लंबे विचार विमर्श हुए, बहुत लंबी बातचीत हुए, वार्ता हुई, कई दिनों तक एक एक टॉपिक पर बहसें हुई, विचार विमर्श किया गया। और उसके बाद किसी पॉइंट को या किसी बिंदु को या किसी कॉन्सेप्ट को हमारे संविधान के अंतर्गत या किसी विचारधारा को, अवधारणा को हमारे संविधान के अंतर्गत रखा गया। और एक बात सबसे बड़ी यह थी कि विचार विमर्श किया तो जा रहा था, तो वो किस सोच के साथ किया जा रहा था कि ऐसा विचार विमर्श जिससे क्या है कि हमारे देश का हित निकले। यानी कि हम एक कोई भी पॉइंट जोड़ेंगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि वो हमारे देश का क्या करे, हित करे, अहित ना कर सके। तो इस तरीके से हर एक बिंदु को, हर एक धारा को, हर एक अधिनियम को, हर एक अनुच्छेद को बड़ी ही सावधानी से विचार विमर्श करके देश के हित को देखकर फिर हमारे संविधान में जोड़ा गया। इस तरीके से हमारी संविधान सभा काम कर रही थी। बहुत लंबे विचार विमर्श होते, वाचन होते और उसके बाद हमारी संविधान सभा में कोई भी जो अनुच्छेद है वो जोड़ा जाता। अब देखो देश का हित को लेकर सब काम कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें कभी मतभेद नहीं हुआ। उनमें मतभेद होता है, बहुत सारी चीजों को
लेकर संविधान सभा के जो सदस्य होते थे उनमें मतभेद रहता था। उदाहरण की अगर हम बात करें तो देखो, अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य में मतभेद रहा। गांधी जी ऐसे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक है, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर भी अम्बेडकर जी और गांधी जी के जो विचार थे उनमें मतभेद था। यहाँ पर जो सरदार पटेल थे और जो नेहरू जी थे उनके विचारों में भी हमें मतभेद देखने को मिला। लेकिन इस मतभेद के बावजूद जो हमारे नेता थे उन्होंने देश हित के बारे में सोचना नहीं छोड़ा। मतभेद तो थे हमारे सभी नेताओं में, लेकिन सभी का लक्ष्य क्या था? हमारे देश का हित हो। इसलिए लंबे विचार विमर्श मतभेद के बाद देश का हित का सोचकर किसी भी अवधारणा, किसी भी अनुच्छेद को हमारे संविधान में जोड़ा गया। अब आपको बता दूं, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था या एक ऐसा प्रावधान था हमारे संविधान का जिस पर किसी में कोई मतभेद नहीं हुआ, वरना जितने भी अनुच्छेद, जितनी भी चीजें हमारे संविधान में, हर चीज पर मतभेद था, लंबी लंबी वार्ताएं चली थी। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिस पर सब सहमत थे, वो थे सार्वभौमिक मताधिकार। क्या मतलब है इसका सार्वभौमिक मताधिकार? यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेफिनेशन आ रही है, इसको अच्छे से नोट करना क्योंकि ये आपके एग्जाम में 2 मार्कर के रूप में आ सकती है कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। सार्वभौमिक मताधिकार का मीनिंग ये होता है कि बिना किसी रंग के, बिना किसी जाति के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, यानी कि रंग, जाति, धर्म के भेदभाव के बिना भारत के सभी नागरिकों, इंडिया में जितने भी नागरिक हैं, भारत के सभी नागरिकों वोट डालने का, अपने मत को देने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। इसी को क्या कहा गया? सार्वभौमिक मताधिकार। महिला भी वोट डाल सकती है, पुरुष भी वोट डाल सकता है, हर किसी को वोट डालने का अधिकार है। शूद्र भी वोट डाल सकता है, वैश्य भी वोट डाल सकता है, ब्राह्मण भी डाल सकता है, हर जाति बिना धर्म, काले गोरे के भेदभाव किए बिना, बिना लिंग के भेदभाव किए बिना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में रखा गया और इसको लेकर संविधान सभा का हर सदस्य संतुष्ट था। इस पर एक भी सदस्य में मतभेद नहीं हुआ और न ही लंबा विचार विमर्श करने की हमें जरूरत पड़ी। तो ये ध्यान रखना कि सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं और यही एकमात्र ऐसा प्रावधान है जिस पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों में मतभेद नहीं था। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन रखना। अब जो भी हमारे संविधान सभा में वार्ताएं चल रही थी, इन चर्चाएं चल रही थी, तो इन चर्चाओं को खंडों में प्रकाशित किया गया है। तो आज भी हमारे पास ये चीजें सुरक्षित है, यानी कि जो लंबे लंबे विचार विमर्श संविधान सभा में बैठकर संविधान सभा के सदस्य कर रहे थे, तो वो जो विचार थे, वो जो चर्चा थी, उनको बहुत ही अच्छे से सुना गया और उनको चर्चा को फिर प्रकाशित किया गया। प्रकाशित कहाँ? न्यूज़पेपर वगैरह में। ठीक है, न्यूज़पेपर में इन चर्चाओं को प्रकाशित किया गया। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा के कामकाज की शैली थी। आई होप आपको समझ आया हमारी संविधान सभा कैसे काम कर रही थी। तो हमारी संविधान सभा जो थी वो विचार विमर्श के माध्यम से काम कर रही थी और वो विचार विमर्श में किस चीज का ध्यान रखती? देश के हित का ध्यान रखती। कभी कभी क्या होता, हमारे देश के जो संविधान सभा निर्माता है उनमें मतभेद हो जाता किसी कारण से, तो उन मतभेदों के बावजूद भी देश हित को ध्यान में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने काम किया और एक अच्छा संविधान बनाकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब आपको संविधान सभा का स्वरूप पहले समझ आया मैंने कि किस तरीके से सदस्य थे। विभाजन के बाद हमारी संविधान सभा में क्या चेंज आ गया था। फिर मैंने समझाया कि संविधान सभा के कामकाज की शैली किस तरीके की थी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने सार्वभौमिक मताधिकार किसे कहते हैं ये भी समझ लिया। अब हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यावधि, यानी कि हमारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, चलिए देखो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अच्छे से याद रखना इस पूरे टाइम को, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा को संविधान के निर्माण करने में कितना समय लगा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, याद रखना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को इस पर हमने हस्ताक्षर कर दिए। हमने मतलब संविधान सभा ने कब? 26 नवंबर 1949 को। ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना, 26 जनवरी और 26 नवंबर में डिफरेंस है। 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने मिलकर हमारे संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए और हमारे संविधान को क्या कर दिया? अंगीकृत कर दिया। अभी लागू नहीं हुआ है हमारा संविधान, यहाँ पर ध्यान रखना। और एक चीज ये ध्यान रखना कि 284 सदस्य ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि हमारे पास वास्तविक सदस्य कितने हो गए थे?
संविधान में इस संविधान पर हस्ताक्षर किए और इस संविधान को अंगीकृत किया। तो ध्यान रखना, संविधान अंगीकृत कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसे अंगीकृत किया। उसके बाद इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ। कितना समय लगा, कितने सदस्य थे, ये सब हमने जाना। उसके अलावा एक और चीज यहाँ जानने लायक यह है कि हमारी जो ये संविधान सभा थी, इसमें बहुत सारे ग्रुप थे, यानी कि बहुत सारी कमेटियां थी। तो कुल 8 कमेटियां हमारी संविधान सभा में बनाई गई थी, जो अलग अलग काम कर रही थी। वो संविधान सभा के अनुच्छेदों की जानकारी निकालना, किसी का काम प्रारूप तैयार करना, किसी का काम समीक्षा करना, ठीक है। तो इस तरीके से 8 कमेटियां बनाई गई थी, जिनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष रहते थे। और भी सदस्य थे। तो उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर थे। आपको बता दूं, प्रारूप जो समिति थी जिसने संविधान के प्रारूप को बनाया, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। तो इस तरीके से हमारी पूरी संविधान सभा थी। आई होप आपको समझ आया होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ कि हमारे इस पूरे संविधान को बनाने में हमें 64 लाख रुपए लगे, ठीक है। समय तो हमें लगा ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लेकिन उसके साथ साथ इस पूरे संविधान को बनाने में हमें 64 लाख रुपए लगे, ठीक है। तो ये अच्छी जनरल नॉलेज के लिए काफी अच्छा है। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखना। तो देखिए, अब हमने पूरा समझ लिया संविधान सभा। पार्ट 3 में हमने समझा संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और उसके बाद देखा हमने कि किस तरीके से संविधान सभा ने मिलकर काम काज करके अंत में हमारे संविधान को हमें बनाकर दिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।